हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं पीटी 365 विजन आईएएस और इससे पहले वाली वीडियो में हम कर चुके हैं पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट का फुल पीटी 365 कंप्लीट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ देखिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और आज ये जो वीडियो है हमारी ये इसका सेकंड पार्ट है साइंस एंड टेक का। इससे पहले फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इसमें से बायोटेक्नोलॉजीज में से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईटी एंड कंप्यूटर और इससे भी 1 से 2 टॉपिक एग्जाम में आते हैं, ठीक है? तो आज हम ये वाला टॉपिक करेंगे। देखिए, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ वही इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट करेंगे जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बाकी कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा। हाँ, देखिए, आपकी क्वांटिटी से थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है लेकिन क्वालिटी से नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा कम पढ़िए लेकिन बहुत अच्छा पढ़िए, ठीक है? तो फर्स्ट है नेशनल क्वांटम मिशन। तो नेशनल क्वांटम मिशन में क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो सुपर कंप्यूटर या कंप्यूटर्स वगैरह हैं, उनको डेवलप हो रहा है, डेवलपमेंट करवाया जा रहा है। तो ये मिशन कोऑर्डिनेशन सेल एमसीसी है। एमसीसी को सेटअप किया गया एज़ अ कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी फॉर द एनक्यूएम, नेशनल क्वांटम मिशन। और ये वर्क करेगी कोऑर्डिनेशन विद द मिशन सेक्रेटरीएट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फंक्शन किसके अंडर करेगी? अंडर ओवरऑल सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ मिशन टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल। क्यूबिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी में कि जो क्यूबिट है वो किससे रिलेटेड है। तो उसमें ऑप्शन में था कि क्वांटम कंप्यूटिंग, तो यही आंसर था उसका, ठीक है? कभी कभी ना, कभी कभी नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत इजी दे देता है एग्जाम में। तो क्यूबिट है क्या? एक लाइक बाइनरी वाइट है, 0 एंड 1। और ये एक बेसिक यूनिट होती है इन्फॉर्मेशन की इन क्लासिकल कंप्यूटिंग। और जो क्यूबिट होता है, क्वांटम बिट, एक कॉम्बिनेशन होता है स्टेट का 0 एंड 1 का। एंड इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन क्वांटम कंप्यूटिंग। तो यही आया था आपके एग्जाम में। फिजिकल वर्सेस लॉजिकल क्यूबिट पढ़ लेते हैं। एक फिजिकल क्यूबिट क्या है? इट इज़ अ फिजिकल डिवाइस जो कि बिहेव करती है एज अ टू स्टेट क्वांटम सिस्टम यूज्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। लॉजिकल क्यूबिट क्या होती है? जो ग्रुप होता है फिजिकल क्यूबिट का जो कि वर्क करते हैं साथ में टू परफॉर्म अ कंपटीशन। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ थोड़ा अपने डेफिनेशन देख लीजिए, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मिशन की बात करें तो इसका एम है टू सीड नर्चर एंड स्केल अप साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? डीएसटी, द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिशन की ड्यूरेशन क्या है? 2023-24 से 2030-31 तक है, ठीक है? डेवलपमेंट क्या करना है? इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स को करना है जिसकी रेंज है 52,000 फिजिकल क्यूबिट्स। डेवलप करना है सेटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन बिटवीन ग्राउंड स्टेशन। ओवर रेंज कितनी होनी चाहिए? 2000 किलोमीटर होनी चाहिए विद इन इंडिया और अदर कंट्रीज के साथ, ठीक है? तो कितना है? 2000 किलोमीटर रेंज है इसकी। 2 प्रिंसिपल्स जो होते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग में, वो होते हैं सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट। देखिए जिस तरीके से इसमें डायग्राम में दिया हुआ है, इसमें क्या एबिलिटी, ये है एक एबिलिटी क्वांटम पार्टिकल की टू बी इन मल्टीपल स्टेट एट द सेम टाइम, ठीक है? मल्टीपल स्टेट्स में सेम टाइम में अंटिल इट इज मेजर्ड। एंटेंगलमेंट क्या होता है? ये होता है एक सिचुएशन जिसमें 2 या उससे ज़्यादा क्वांटम पार्टिकल लिंक्ड हो जाते हैं कुछ इस तरीके से कि उन्हें इंडिपेंडेंटली डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है? एंटेंगलमेंट मतलब बहुत उलझ जाना है चीज़ों का। और क्या करना है? इसमें सेटअप करनी है 4 थीमेटिक हब्स, टी हब्स इन टॉप एकेडमिक एंड नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन डोमेन क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस, क्वांटम कम्युनिकेशन एंड क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? जो मैं बता रही हूँ आप उसे बहुत ध्यान से पढ़ना। देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्लासिकल कंप्यूटिंग में आप डिफरेंस देख लीजिएगा। इट इज़ अ इसमें क्या होता है? हाई एरर रेट होते हैं जो कि हाईली ससेप्टेबली होते हैं टू नॉइज सच एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, टेम्परेचर चेंज एंड डिस्टर्बेंस इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें क्या होता है? लो एरर रेट होते हैं। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सिंपल से सेंटेंस डाल देते हैं वो लोग। और ऑपरेट कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। क्वांटम कंप्यूटिंग को कैलकुलेट करते हैं क्यूबिट से जो कि रिप्रेजेंट करता है 0 एंड 1 साइमल्टेनियसली। और क्लासिकल कंप्यूटिंग को कैलकुलेट कैसे करते हैं? ट्रांजिस्टर्स से करते हैं, ठीक है? जो आप रिप्रेजेंट कर एक साथ नहीं कर सकते 0 और 1 को, या तो आप 0 में करेंगे उसे रिप्रेजेंट या तो 1 में करेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग में पावर इंक्रीज कर जाती है एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा एक एक ही बढ़ेगा। एक 3 गुना भी बढ़ सकता है, 4 गुना भी बढ़ सकता है, इस तरीके से, ठीक है? और इसमें क्या है? क्लासिकल कंप्यूटिंग में पावर इंक्रीजिंग इन अ 1/1 रिलेशनशिप, मतलब अगर कोई 2 गुना बढ़ रहा है तो दूसरा भी 2 गुना ही बढ़ेगा विद नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स।
क्वांटम कंप्यूटिंग कहता है इट इज़ वेल सूटेड फॉर टास्क जैसे कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हो गई आपकी, डाटा एनालिसिस हो गया और सिमुलेशंस हो गए। और क्लासिकल कंप्यूटिंग होता है बेस्ट सूटेड फॉर मोस्ट एवरीडे प्रोसेसिंग टास्क। की एप्लीकेशंस क्वांटम टेक्नोलॉजी की क्या होती है, जैसे कि मैग्नेटोमीटर्स में होती है। मैग्नेटोमीटर्स का यूज़ क्या होता है, ये मेज़र करते हैं स्ट्रेंथ और डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। फॉर एटॉमिक सिस्टम, एटॉमिक क्लॉक्स की हो गई, जैसे कि प्रिसाइज टाइम बताना है, कम्युनिकेशन करना है या नेविगेशन के लिए। डिज़ाइन एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम मटेरियल जैसे कि सुपर कंडक्टर्स और सिंगल फोटोन सोर्स डिटेक्टर एंड एंटेंगल्ड फोटोन सोर्स फॉर क्वांटम कम्युनिकेशन सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन। तो इतना बस याद रखिएगा कि आप किस क्या 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 इसकी एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज रिलेटेड कॉन्सेप्ट में क्वांटम कोहेरेंस देख लेते हैं हम। ये होता है इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ क्वांटम सिस्टम टू मेंटेन अ वेल डिफाइंड क्वांटम स्टेट, ठीक है। एक क्वांटम सिस्टम की एबिलिटी कि वो क्या कर रहा है, एक क्वांटम स्टेट वेल डिफाइंड क्वांटम स्टेट मेंटेन कर पाए ओवर टाइम विदाउट बीइंग, मतलब कोई भी डिस्टरबेंस से आउटसाइड जो डिस्टरबेंस है या इंटरेक्शन है उससे बिना अफेक्टेड हुए। एंड इट इनेबल्स द क्रिएशन एंड इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वांटम सुप्रीमेसी देख लीजिए, पहले पढ़ा हमने क्वांटम कोहेरेंस एंड क्वांटम सुप्रीमेसी, ठीक है। ये होता है एक एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन होता है क्वांटम कंप्यूटर्स की डोमिनेंस का। और एडवांटेज होता है इसका क्लासिकल कंप्यूटर्स में बाय, क्योंकि क्या करता है, परफॉर्म करता है कैलकुलेशन जो कि पहले क्या थी, इम्पॉसिबल थी, और क्योंकि उनकी जो स्पीड थी बहुत ज़्यादा थी, अनमैच नहीं हो पा रही थी। नेक्स्ट इज एआई। एआई इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, आपको पता है एआई हो गया, डीफेक हो गया, कितना ज़्यादा न्यूज़ में है। एआई से ऑलरेडी आ चुका है 2020 में एक क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा ये। अभी रिसेंटली क्या हुआ, वर्ल्ड का फर्स्ट एवर एआई सेफ्टी समिट हुआ है, कहाँ पे, ब्लैचिश के जो भी है ये पार्क लंदन में। और अडॉप्ट किया है क्या, ब्लैशले डिक्लेरेशन टू रेगुलेट एआई। एग्जाम में ना ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं कि रिसेंटली ब्लैशले डिक्लेरेशन न्यूज़ में था, तो वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, वर्ल्ड का फर्स्ट एग्रीमेंट है किस पे, एआई पे, ठीक है। और 28 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन ने साइन किया और इंडिया इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट। यूरोपियन यूनियन एआई एक्ट जो है वर्ल्ड का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था कब, जब ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई हुआ था। और इसमें न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी आ जा सकता है कि किससे रिलेटेड था। वैसे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन तो बहुत ज़्यादा 2-3 काफ़ी चीज़ों के लिए हुए हैं ना, तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट ये वाला बैचलर डिक्लेरेशन पूछ सकता है। एआई होगा क्या, आपको पता ही है, एआई होता है एक एबिलिटी होती है मशीन की कि वो परफॉर्म कर सके टास्क जो कि क्या नॉर्मली क्या कर रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर कर रहा है, जैसे कि लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग। डिफरेंट डायमेंशन देख लेते हैं हम, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो। जनरेटिव एआई होता है जो कि यूज़ करती है क्या, डीप लर्निंग मॉडल, जैसे कि ओपन एआई, चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, सोरा, डेल। और कृत्रिम कृत्रिम जो है इंडिया का एआई मॉडल है। कृत्रिम मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल ही होता है हिंदी में, ठीक है। टू क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट लाइक टेक्स्ट, स्पीच एक्सेट्रा। और जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ एल लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एलएलएम क्या है, ये हम देख लेंगे। एलएलएम एक मशीन लर्निंग मॉडल है जो कि क्या किस पे बेस्ड है, न्यूरल नेटवर्क पे, जो कि रिकॉग्नाइज कर सकता है, समराइज कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है, जनरेट कर सकता है कंटेंट यूजिंग वेरी लार्ज डाटा सेट। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट ऑल्सो प्ले की रोल इन इट, ये हम देख लेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है। देन इज मल्टी मॉडल एआई जो कि कंबाइन करती है पावर मल्टीपल इनपुट्स की टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स टास्क, जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच एक्सेट्रा। फ्रंटियर एआई क्या होता है, इट इज़ अ हाईली कैपेबल जनरल पर्पस एआई मॉडल जो कि परफॉर्म करता है बहुत ज़्यादा टास्क जो कि एक्सीड करते हैं कैपेबिलिटी ऑफ मोस्ट एडवांस मॉडल। देखिए जो जितनी भी टेबल्स है ना उसमें 90% टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है बीटी 365 में। जैसे कि इसमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ लाइन्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मशीन लर्निंग में बोला है, मशीन लर्निंग एक एआई की मेथोडोलॉजी है। और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉट ऑल मशीन लर्निंग इज़ डीप लर्निंग। सारी मशीन लर्निंग डीप लर्निंग नहीं होती है, लेकिन सारी डीप लर्निंग मशीन लर्निंग होती हैं। एग्जाम में आपके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप अपने नोट्स में ये लिख लीजिए, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और अप्रोच की बात करें तो इट सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। और डीप लर्निंग क्या करती है, कंबाइन कर लेती है स्टैटिस्टिक मैथमेटिक्स के साथ क्या, न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर। ट्रेनिंग की बात करें तो मशीन लर्निंग में मैनुअली सेलेक्ट एंड एक्सट्रैक्ट फीचर्स फ्रॉम रॉ डाटा एंड असाइन वेट टू ट्रेन एन एमएल मॉडल। और ये डीप लर्निंग क्या करती है, इट एबल कर लेती है टू सेल्फ लर्न बाय यूजिंग फीडबैक फीडबैक से फ्रॉम नोन एरर।
रिसोर्स क्या है, इसमें लेस कॉम्प्लेक्स रिसोर्स चाहिए होते हैं और इसमें मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एप्लीकेशन देखिए ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन, और फिर भी अगर जैसे एआई हो गया या कोई ऐसी जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चीज़ है जैसे कि वाईफाई हो गया, तो उसमें बोल देते हैं कि आप जीपीएस हो गया, कि आपकी सारी ही चीज़ों में आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगी उसकी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, मल्टी मॉडल एआई, अदर सेक्टर्स में, डिफेंस में, सब में ही मिल जाएंगी, ठीक है, जैसे कि ये है इस तरीके से। हाँ, इसमें एक ये देख लीजिएगा, स्मार्ट फार्मिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इम्प्लीमेंट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन इनिशिएटिव, तो किसने किया है, WEF ने, ठीक है। अच्छा, इस ये जैसे कि यूवाई है, ये यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई, इस तरीके से आप देख लीजिए, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, और ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क जैसे कि आपको पता ही है, न्यूरल का मतलब क्या हो गया, नर्व से हो गया ना। तो न्यूरल नेटवर्क एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम और मॉडल होता है जो कि डिसीजन लेता है सिमिलर मैनर में ह्यूमन ब्रेन्स की तरह, जैसे कि प्रोसेस कर सकता है ये द वे बायोलॉजिकल न्यूरॉन वर्क टुगेदर, जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, टू आइडेंटिफाई फिनोमिना। पढ़ लेते हैं डीप फैक्ट, जो कि है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, बहुत ज़्यादा हल्ला हो रखा है इसके लिए ऑलरेडी। देखिए डीप फैक्ट में क्या करते हैं ना, बेसिकली सिंपल सी चीज़ है कि कोई वीडियो इमेज लेते हैं, उसे एडिट कर देते हैं और एक पर्सन के का इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं उसके फेशियल एक्सप्रेशन या कुछ ऐसा कि वो बिल्कुल एज इट इज़ लगने लगता है, और कैन बी इमिटेशन ऑफ अ फेस, बॉडी, साउंड, स्पीच, इन्वायरमेंट और एनी अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेट टू क्रिएट एन इम्पर्सनेशन। और ये क्या करता है, यूज़ करता है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फॉर्म, और इस तरीके से ये इवेंट दिखा सकता है जो कि कभी हुए ही नहीं हो डीप लर्निंग में। मैकेनिज्म क्या यूज़ करता है, इट यूजेस टेक्नोलॉजी ऑफ डीप लर्निंग, एआई एंड फोटोशॉपिंग टू क्रिएट इमेजेस ऑफ इवेंट। जेन्स क्या है, जनरेटिव एडवर्जियल नेटवर्क है, एक क्लास है मशीन लर्निंग की जो कि यूज़ होती है क्रिएट वीडियोस में। और देखिए ये वाला मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ये चारों पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और Jans consist of generators and discriminators. Generators क्या करते हैं, इनिशियल डाटा लेते हैं टू क्रिएट न्यू इमेज, और डिस्क्रिमिनेटर इवेल्युएट करते हैं कंटेंट को फॉर रियलिज्म एंड डस फॉर द रिफाइनमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, कह दिया जाता है कि हाँ हाँ लीगल प्रोविजन है या नहीं है। तो अभी तक जो आपका ये वीडियो बन रहा है, तब तक कोई भी स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन अगेंस्ट डीपफेक टेक्नोलॉजी नहीं आया है। नेक्स्ट इज वेब 3.0। देखिए वेब 3.0 पे ऑलरेडी यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो दोबारा से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, न्यूज़ में है तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। रिसेंटली एक रिपोर्ट टाइटल जिसका है कि अनलॉकिंग द वेब 3 पोटेंशियल इंडिया जर्नी फ्रॉम अ टैलेंट एक्सपोर्टर टू अ प्रोडक्ट पावर हाउस, रिलीज की गई है बाय प्राइमस पार्टनर्स के द्वारा, जो कि ये क्या है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। उसने बोला है कि इंडिया हेल्ड कर रही है 11% ऑफ ग्लोबल वेब 3 डेवलपर पूल, जो कि क्या है, इंडिया की रैंक क्या हो गई, थर्ड हो गई वर्ल्ड वाइड। वेब थ्री है क्या, वेब थ्री एक प्रोवाइड करती है एक वर्जन वेब का, जहाँ पे यूजर्स एक फाइनेंशियल स्टेक के साथ ही मोर कंट्रोल कर सकते हैं ओवर द वेब कम्युनिटी दे बिलोंग टू। वेब वन क्या है, वेब स्टैटिक वेब है जिसमें आप इनेबल कर सकते हैं इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। वेब टू है बिल्ट ऑन एडवांस मेंटेन वेब टेक्नोलॉजी, जो कि इनेबल करती है इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म, जैसे कि हो गया आपका फेसबुक हो गया, ठीक है, फेसबुक हो गया जो कि इंटरैक्ट करे ना आप लोग, ये तो ये हो गया आपका वेब टू। और वेब वन क्या हो गया, आप इजीली मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए आप यूज कर रहे हैं वेब को, तो उसे वेब वन बोल दिया। एंड वेव टू क्या है, एक सेंट्रलाइज होती है नेचर में और रिलाइज हैविली ऑन इंटरमीडिएट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम वेव थ्री की। वेव थ्री इनेबल करती है पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन और इंटरेक्शन विदाउट इंटरमीडिएट्स, ठीक है। जैसे कि हो गया हमारा क्रिप्टो करेंसी, नॉन फंजाइबल टोकन्स, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए क्रिप्टो करेंसी और नॉन फंजाइबल टोकन्स पे ऑलरेडी आ गए हैं यूपीएससी में भर भर के क्वेश्चन, ठीक है। तो इट प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी ऑफ डाटा इन कंपैरिजन टू, ठीक है, ज़्यादा सिक्योरिटी है वेव वन से और वेव टू से। और इट इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डाटा, ये तीनों ही सेंटेंस आया था आपके यूपीएससी 2022 में। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से विजन से उठाए हैं यूपीएससी ने विजन ने यूपीएससी से लिए हैं, ये एज इट इज अपने पॉइंट यहाँ पे रख दिए हैं उन्होंने, अपने जो मंथली करंट अफेयर है पीटी 365 है उसमें रख दिए हैं पीवाईक्यू से लेके। इट इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डाटा, ठीक है। और ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क है ये, ठीक है। और इट इज ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रादर देन अ कॉर्पोरेशन। कौन करता है, यूजर्स करते हैं, कोई कॉर्पोरेशन नहीं करती है। यही तीनों पॉइंट आपके यहाँ पे आए हुए हैं यूपीएससी में एज इट इज। वेब 4.0 क्या है,
अब क्या है, यूपीएससी तो भाई एक कदम आगे सोचता है। अब जैसे ये न्यूज़ में आया वेब 3.0, उसने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इन दोनों की डेफिनिशन अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है? वेब 4.0 को बोलते हैं सिम्बायोटिक वेब, जो कि क्या करता है, इंटरैक्शन करता है ह्यूमन्स का मशीन्स के साथ। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस मतलब क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंड रहना, बेसिकली दूसरे को एक दूसरे को फायदा पहुंचाना, ठीक है? तो वेब 5.0 फीचर्स इंक्लूड कंट्रोल ओवर आइडेंटिटी, एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होगा फॉर स्टोरिंग डाटा एंड द फ्री फ्लोइंग एनवायरनमेंट होगा क्रिएटर्स के लिए टू डेवलप डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। इन्होंने यहाँ पे कंपैरिजन किया है, देखिए वेब 1.0, वेब 2.0 और 3.0 में। जैसे कि इसमें बोला है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन की एक्सेस के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे गूगल कर रहे हो या कुछ याहू कर रहे हो, ठीक है? वेब 2 में बोला है कि इंटरैक्ट करने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसे आ जाएगा वेब 2। और वेब 3 में आ गया विदाउट इंटरमीडिएट, कोई भी मतलब इंटरमीडिएट नहीं है और अपने आप ही आप इसको यूज़ कर रहे हैं अच्छे से। और ये है आपके वेब 3। नेक्स्ट इज़ फ्यूचर क्या है, यूज़र डिसेंट्रलाइज्ड सर्वर, ये फ्यूचर है। की एप्लीकेशन क्या है वेब 3 की, ऑब्वियस सी बात है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस हो जाएगा, ओपन एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज विदाउट इंटरमीडिएट, एक्सेस हो जाएगा टोकनाइजेशन का, जैसे कि कन्वर्ट कर देगा ये फिजिकल डिजिटल एसेट को डिजिटल टोकन्स में, जैसे कि क्रिप्टो वगैरह है, ये वही न्यू आ रहा है ना, बिटकॉइंस वगैरह। देन डिजिटल आइडेंटिटी एंड ओनरशिप, सिक्योर मेंटेनेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ डिजिटल आइडेंटिटी। एंड मेटावर्स, मेटावर्स क्या है, क्रिएट करेगा एक इमर्सिव इंटरकनेक्टेड वर्चुअल एक्सपीरियंस। Next, a design and development of a unified blockchain framework for offering national blockchain service and creation of blockchain ecosystem project. Recently इसे रिलीज किसने किया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इंडिया ने। ये प्रोजेक्ट फैसिलिटेट कर रहा है क्रिएशन ऑफ ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। देखिए एपीआई पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है और ये आया था बिटकॉइन से रिलेटेड कुछ आया था, ठीक है? म, हम पढ़ लेते हैं कि ब्लॉकचेन एज अ सर्विस क्या है। हाँ, तो ब्लॉकचेन से रिलेटेड आया था, ठीक है? ये क्या है, बास एक थर्ड पार्टी क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और मैनेजमेंट कंपनीज के लिए, और ये अलाउ करता है बीएएस और एसएएस में। आप अच्छे से डिफरेंस कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी एसएएस में आ गया है क्वेश्चन यूपीएससी के 2022 में, ठीक है? बास क्या करता है, अलाउ करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को तो क्या करें, ये ब्लॉकचेन सर्विस को कर सके यूज़। और ये हेल्प करता है बिल्डिंग में, होस्टिंग में एंड यूज़ कर टू देयर ओन ब्लॉकचेन ऐप एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड फंक्शंस ऑन ब्लॉकचेन। इट इज़ ये लॉन्च किया गया था इन अकॉर्डेंस विद नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन 2021, जिसे रिलीज़ किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस क्या है? ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल है। इसमें क्लाउड प्रोवाइडर्स डेवलप करते हैं और मेंटेन करते हैं क्लाउड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर, जैसे कि ईमेल सर्विसेज हो गया, ऑफिस टूल जैसे कि एमएस ऑफिस 365, क्लाउड बेस्ड डाटा स्टोरेज लाइक गूगल ड्राइव, आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू, ये सब आ गया आपका क्या, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में। और ये क्या, इसमें क्या करते हैं, बायर कस्टमाइज कर सकते हैं यूज़र इंटरफेस को और चेंज कर सकते हैं डाटा फील्ड्स को, और ये एक्सेस कर सकते हैं डाटा को थ्रू देयर मोबाइल सर्विसेज। एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? तो इन्होंने एज इट इज़ विजन वालों ने यूपीएससी पीवाईक्यू से ही अपने मैगजीन में डाल दिया है। नेक्स्ट इज क्रिप्टो माइनिंग। रिसेंटली भूटान एंड सिंगापुर बेस्ड बायोबिट डियर ने अनाउंस किया है कि वो प्लान करेंगे टू रेज $500 million टू सेटअप क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन, कहाँ पे, हिमालय में, जो टू दैट इज फ्री ऑफ कार्बन। क्रिप्टो माइनिंग क्या है, क्या क्रिप्टो माइनिंग एक प्रोसेस जनरेट करने का न्यू कॉइन और वेरीफाई करने का, प्रोसेस करने का न्यू ट्रांजैक्शन। फंडामेंटल टू प्रूफ ऑफ वर्क, पीओडब्ल्यू और पीओएस क्या है, इसमें आप डिफरेंस देख लीजिए कि एसएएस आ गया ना एग्जाम में, वैसे ये भी आ सकता है। फंडामेंटल टू प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क लाइक बिटकॉइन हो गया। प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक यूज करते हैं एल्गोरिदम टू वैलिडेट क्रिप्टो करेंसी। अब प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक किससे रिलेटेड है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो किससे है, हमारा क्रिप्टो करेंसी से। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कि वो कैसे उन्हें चूज किया जा रहा है एंड क्वालिफाई यूजर्स टू ऐड ट्रांजैक्शन। पीओडब्ल्यू एंड पीओएस क्या है, प्रोटोकॉल इंटेंडेड है वैलिडेट करने के लिए ट्रांजैक्शन और कीप द ब्लॉकचेन नेटवर्क डिसेंट्रलाइज एंड सिक्योर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम पढ़ लेंगे अच्छे से। पीओडब्ल्यू एक मैकेनिज्म है बिटकॉइंस का, बिटकॉइन मैकेनिज्म बिटकॉइन यूजेस टू रेगुलेट द क्रिएशन ऑफ ब्लॉक्स और इंटीग्रिटी ऑफ नेटवर्क थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। जबकि पीओएस क्या है, एक अल्टरनेटिव कंसेंसस मैकेनिज्म है जो कि डेलीगेट कंट्रोल कर रहा है नेटवर्क का टू द ओनर ऑफ गिवन टोकन। दोनों में यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स दे रखे हैं, आप मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अच्छे से ये पढ़ लें, ठीक है? इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो माइनिंग। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट माइनिंग है जो कि यूज कर रहा है प्रोसेसर। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि यूज कर रहा है ग्राफिक कार्ड को टू माइन क्रिप्टो। एंड अदर टाइप्स इंक्लूडिंग एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट माइनिंग, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे माइनिंग एंड क्लाउड माइनिंग। नेक्स्ट इज क्रिप्टो करेंसी। एक क्रिप्टो करेंसी है कि एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल मनी है जो कि बेस्ड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एंड सिक्योर्ड बाय है क्रिप्टोग्राफी। कि बेसिकली क्या होता है, वर्चुअल करेंसी होती है, ठीक है। जैसे कि आपकी बिटकॉइन हो गई, इथेरियम हो गया, एनएफटी अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट, मीका। यूरोपियन पार्लियामेंट ने रिसेंटली पास कर दिया है मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट लेजिस्लेशन, जिससे क्या कर सके, वो रेगुलेट कर सके क्रिप्टो इंडस्ट्री को। मीका है क्या? मीका एक, इट इज एस्टैब्लिश्ड अ लीगल फ्रेमवर्क। इसने क्या किया है, एक लीगल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश कर दिया है क्रिप्टो एसेट सर्विसेज के लिए, अ, जो कि प्रोवाइडर्स हैं और एज वेल एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। और सब कैटेगराइजेशन क्रिप्टो एसेट्स का क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मनी टोकन्स, एसेट रेफरेंस टोकन्स और यूटिलिटी टोकन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस पे अप्लाई नहीं करता है? नॉन फंजेबल टोकन्स पे, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पर, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है? एक इमर्जिंग मॉडल है ऑर्गेनाइजिंग एंड इनेबलिंग क्रिप्टो करेंसी बेस्ड ट्रांजेक्शन का इन एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। क्रिप्टो एसेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। क्रिप्टो एसेट्स क्या है? डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है कोई भी वैल्यू और राइट का, जिसे आप ट्रांसफर कर सके और स्टोर कर सके इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली आप यूज और ट्रांसफर कर सकते हो। और ये यूज करता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी और सिमिलर टेक्नोलॉजी। डिफरेंट टाइप्स के टोकन्स अंडर क्रिप्टो एसेट्स की बात करें तो एक तो होता है आपका स्टेबल कॉइन, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक मनी टोकन भी कहते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स होती है और इसे पैक कर सकते हैं करेंसीज में, जैसे कि डॉलर में। सिक्योरिटी टोकन हो गया, ये इंडिकेट करता है ओनर पोजेस अ स्टैक इन सम रियल वर्ल्ड एसेट और एंटरप्राइज। एसेट टोकन रिप्रेजेंट करता है एक रियल वर्ल्ड एसेट, जैसे कि गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया। एंड इस यूटिलिटी टोकन, मैं आपको सजेस्ट करूंगी इन सब की आप डेफिनेशन अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इनफैक्ट ये पूरा जो टेबल है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी टेबल ही आपकी इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटी टोकन है यूजर्स विद स्पेशल, जिनके पास स्पेशल एक्सेस हो प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, ऑफर की, और इन्हें ऑफन इशू करा जा सके एज अ प्रोजेक्ट और कंपनीज इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। नॉन फंजाइबल टोकन्स, देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इसमें क्वेश्चन आ चुका है। इट इज अ ब्लॉकचेन बेस्ड टोकन जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिक एसेट लाइक अ पीस ऑफ आर्ट एंड डिजिटल कंटेंट और मीडिया। ये इरोविकेबल है, ठीक है। डिजिटल सर्टिफिकेट है ऑफ ओनरशिप का और एथेंसिटी फॉर अ गिवन एसेट। इसे डिजाइन किया जाता है क्रिप्टोग्राफिकली वेरीफाइबल। मेन डिफरेंस क्या है कि एवरी एनएफटी जो होती है ना, वो यूनिक होती है, जो कि इसे अलग करती है फ्रॉम फंजाइबल टोकन से, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी। और इसे ट्रेड कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर वन अनदर विद नो लॉस ऑफ वैल्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आया था आपका 2022 में। उन्होंने बोला था कि दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट, बिल्कुल सही है। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन दैट एग्जिस्ट ऑन ब्लॉकचेन, बिल्कुल ठीक है। एंड दिस इज थर्ड पॉइंट, दैट दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। इक्विवेलेंसी नहीं है यहाँ पे, ये इन्होंने आई थिंक फंजाइबल टोकन्स का दे दिया है, ठीक है। तो 1 एंड 2 इसका आंसर था। नेक्स्ट इज 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, और इसे बोलते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। आईआईटी मंडी के रिसर्चर्स ने फाउंड किया है एक्सट्रूशन बेस्ड मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कॉस्ट इफेक्टिव मेथड इन कंपैरिजन टू अदर अप्रोचेस इन मेटल 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग पे ऑलरेडी आ गया है क्वेश्चन, देखिए यूपीएससी ना एक दो कदम आगे ही चलती है। अबाउ 3D प्रिंटिंग के बारे में पढ़े। एक प्रोसेस होता है इसमें, जैसे कि डिजिटल मॉडल हो गया, कोई कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो गया, और उसको एक टेंजाइबल सॉलिड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में बनाना। कैसे? जैसे कि इसमें लेयर्स, बहुत ज़्यादा लेयर्स स्लाइसेस कर दिया गया है टूल पाथ। तो बाय लेइंग डाउन एनी मैनी सक्सेसिव थिन लेयर ऑफ मटेरियल। बेनिफिट क्या होते हैं? ये लो कर देता है इन्वेंट्री, रिड्यूस कर देता है टाइम, प्रिंट कॉम्प्लेक्स डिजाइन, लिटिल और नो वेस्टेजेस। और ये इम्पोर्टेंट हो गया कि एक जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी ने रिलीज किया नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टू टेप दिस पोटेंशियल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं और अभी भी ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला है कि इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है वो कहाँ क्रिएटेड किया गया? बेंगलुरु में। और तेलंगाना ने अनवील्ड किया वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल, कौन सा? बुरुगु पल्ली सिद्दिपीठ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन।
फॉर स्टेट पीसेस दिस इज़ अ फेवरेट क्वेश्चन। की एप्लीकेशंस की बात करें तो इसकी एप्लीकेशंस हर जगह है, मेडिकल में है, हेल्थ केयर में है, आर्ट एंड डिज़ाइन में हो गया, आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन में हो गया, इंडस्ट्रीज़ में हो गया, एविएशन, ऑटोमोबाइल वगैरह, डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी सब में हो गया, ठीक है? पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से 4D प्रिंटिंग। एक रिनोवेशन 3D प्रिंटिंग का है जहाँ पे स्पेशल मटेरियल को यूज़ किया गया टू प्रिंट ऑब्जेक्ट जो कि चेंज कर सकते हो शेप पोस्ट प्रोडक्शन की। और ये नीड करता है स्टिमुलाई और ट्रिगर्स टू स्टार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि मॉइस्चर चाहिए होता है इसके लिए, टेम्परेचर, लाइट, इलेक्ट्रिकल करंट और स्ट्रेस, पीएच एक्सट्रैक्शन। मटेरियल को यूज़ कर कौन से मटेरियल यूज़ कर सकते हैं आप 4D प्रिंटिंग में? हाइड्रोजन, थर्मो रेस्पॉन्सिव, फोटो एंड मैग्नेटिक रिस्पॉन्सिव, पीज़ो इलेक्ट्रिक मटेरियल। देखिए पीज़ो इलेक्ट्रिक मटेरियल ना न्यूज़ में था, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अभी करें इसको अच्छे से गूगल और पीज़ो इलेक्ट्रिक मटेरियल आगे डाल के यूपीएससी करके आप करें सर्च और अच्छे से इसके बारे में पढ़ें। पीएच रिस्पॉन्सिव एक्सेक्टर प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी? सेल्फ असेंबली, सेल्फ अडेप्टेबिलिटी, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ शेप मेमोरी या सेल्फ कैपेबिलिटी। नेक्स्ट इज वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी। रिसेंटली यूएस बेस्ड कंपनी क्वालकॉम ने सजेस्ट किया है इंडिया को कि इंडिया को अब न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी कर लेनी चाहिए अडॉप्ट। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी है क्या? अच्छा, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है। वाईफाई क्या है? 7 क्या है? एक नेक्स्ट जनरेशन जो कि अभी हम यूज़ कर रहे हैं उसकी नेक्स्ट जनरेशन हो गई। और की फीचर्स क्या होंगे वाईफ़ाई 7 के? एक तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी होगी, जो कि कनेक्ट कर सकती है डिवाइसेस ऑफ डिफरेंट बैंड को, ठीक है। लोअर लेटेंसी होगी और मल्टी लिंक कॉम्प्रेशन होंगे। सिम स्पीड एंड कैपेसिटी 4 टाइम फास्टर होगी किससे? वाईफ़ाई 6 से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितने टाइम? 4 टाइम फास्टर। वाईफ़ाई यूज़ करता है रेडियो वेव, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसे नीड करना है 3, कितनी ज़रूरत है? 3 मीडियम्स की, बेस स्टेशन, राउटर एंड एक्सेसिंग डिवाइसेस की, फ़ोन, लैपटॉप एक्सेट्रा। की एप्लीकेशन अगेन सब चीज़ों में उसकी एप्लीकेशन होगी, जैसे कि इनेबल रैपिड अडॉप्शन ऑफ क्लाउड बेस्ड एंड वायरलेस एप्लीकेशन। मेडिकल फील्ड में होगी, टेली डायग्नोस्टिक में, टेली सर्जरी में, एड्रेसिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग, एनहांस करने में यूजर्स एक्सपीरियंस इन एडवांस एप्लीकेशन और फैसिलिटेटिंग द स्ट्रीमिंग ऑफ हाई रेजोल्यूशन कंटेंट। दिस टेबल इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी अच्छे से पढ़िएगा आप उसको, और क्या-क्या इंट्रोड्यूस किया है इसने वो भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इसमें ना बेसिकली फ्रीक्वेंसी बैंड वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट की एडवांस वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने डेवलप किया है एक एआई बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन टूल। एआई एंड फेशियल रिकॉग्निशन पार्ट सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन एस्टर। एस्टर है क्या? इसे लॉन्च किया गया अंडर संचार साथी इनिशिएटिव। एक एआई पावर्ड टूल है टू आइडेंटिफाई सिम्स यूजिंग, जो उन सिम्स को आइडेंटिफाई करने में जो कि खरीदी गई हैं फ्रॉडुलेंट और फोर्ज डॉक्यूमेंट के द्वारा। संचार साथी इनिशिएटिव क्या है? ये इनिशिएटिव हेल्प कर रहा है सिटीजन्स की टू नो द मोबाइल कनेक्शन जो कि उनके नाम पे इशू हैं, और मतलब झूठे नाम पे इशू हैं बेसिकली। क्या होता है ना कि आपका जो भी आइडेंटिटी कार्ड होता है, आप किसी सिम ओनर को देते हैं कि हम मुझे सिम देनी है, तो उन लोगों के पास आईडी कार्ड हो, वो लोग क्या करते हैं ना कि उसकी प्रिंट आउट वगैरह निकलवा के रख लेते हैं और उसी आईडी आपके फोटो पे ना दूसरे लोगों को दे देते हैं सिम इशू करके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इशू हो गया है एंड इट इज डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इट इंक्लूड फॉलोइंग मॉडल CER, नो योर मोबाइल कनेक्शन, टू नो मोबाइल कनेक्शन रजिस्टर्ड इन योर नेम, एंड टेलीकॉम एनालिटिक टू फ्रॉड मैनेजमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन पार्ट सॉल्यूशन भी लाया गया है फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट इस परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर को यूज़ किया जा रहा है फॉर लार्ज डाटा प्रोसेसिंग के लिए। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या? आपकी जो फेशियल जो भी आपकी आँख हो गई, ठीक है? देखिए इस तरीके से है ये। फेशियल रिकॉग्निशन में क्या आ जाता है आपका? ये फिजिकल में आता है। फेशियल रिकॉग्निशन मतलब आपके मुँह, आँख, जो आपका बेसिकली आइरिस जो होता है ना आपका आधार में जो चाहिए होता है, तो आइरिस जो आँख का ही आँख में आ गया ये फेस रिकॉग्निशन में, ठीक है। और डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमेट्रिक की बात करें तो आपके एक तो बिहेवियरल हो जाता है, जैसे कि टाइपिंग स्टाइल क्या है आपका, नेविगेशन स्टाइल क्या है, इंटरैक्शन स्टाइल हो गया, ठीक है, फिजिकल स्टाइल हो गया। फिजिकल में आपके आते हैं जैसे कि फिजिकल में ये हो गया किस तरीके से आप चीज़ों को उठा रहे हैं, दे रहे हैं किसी को। फिजिकल बायोमेट्रिक में आ जाता है आपका, एक पहला आता है फेस रिकॉग्निशन, देन आता है सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट, वॉइस रिकॉग्निशन और आई स्कैनर, ठीक है। सॉरी, ये आई स्कैनर बिल्कुल अलग है। फिजिकल मतलब आपका पूरा फेस रिकॉग्निशन, मतलब पूरा फेस ही आ गया ना आपका, हाँ, पूरा फेस का रिकॉग्निशन। केमिकल एंड वेन में आ जाता है आपका डीएनए और वेन रिकॉग्निशन में, ठीक है।
कि ये एप्लीकेशन अगर बात करें फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की तो देखिए सब में ही होगी इसकी। आप क्राइम मतलब इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, बैंक में हो सकता है, बैंकिंग कोई पासवर्ड हैक वगैरह हो रहा है तो एयरपोर्ट पे आप यूज़ कर सकते हैं। यात्रा इनिशिएटिव जैसे कि है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। हेल्थ केयर में आप कर सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है पेशेंट वगैरह का, उसे अच्छे से स्ट्रीमलाइन करने में। ठीक है? तो इतना कुछ आप पढ़ लीजिएगा इसको, पू मोस्टली मैंने बता दी चीज़ें। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर, इंडिया का एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को रैंक आई है 75th इन द टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में और इसे इंस्टॉल किया गया है सीडैक पुणे में, महाराष्ट्र में। इंडिया का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट एआई सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है, ठीक है? और इससे ये वर्क कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू पे, ठीक है? इट इज़ इंस्टॉल्ड अंडर द नेशनल प्रोग्राम ऑन एआई और एनपीआई है क्या? एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी का फॉर लेवरेजिंग ट्रांसफॉर्मेटिंग टेक्नोलॉजी टू फोस्टर इंक्लूजन इनोवेशन एंड अडॉप्शन फॉर सोशल इम्पैक्ट इन एआई। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो क्या इसमें क्या अगर एक हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम होता है जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल प्रोसेसिंग पावर होती है उसकी और कंप्यूटेशनल कैपेसिटी होती है एज कम्पेयर टू जनरल पर्पस कंप्यूटर के। और इसकी परफॉर्मेंस को मीज़र किसमें करते हैं? एक तो एग्ज़ाम में ऐसे भी आ सकता है ना एफ्लॉप्स क्या होता है? तो इससे बेसिकली इसको सुपर कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है उसे मीज़र करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में और किसमें? इंस्टेड ऑफ मिलियन इंस्ट्रक्शन जो इसकी जगह इसमें करते हैं, ठीक है? इंडिया के अदर 3 सुपर कंप्यूटर जो कि टॉप 3 500 लिस्ट में है वो है परम सिद्धि एआई और प्रत्यूष और मीहिर। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 था जो कि कहाँ पे सेटअप कब हुआ था 1991 में। परम शिवाय एक फर्स्ट सुपर कंप्यूटर असेंबल्ड इंडिजिनियसली इन 2019 अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। अब पढ़ लेते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में। इसे लॉन्च किया गया था 2015 में। गोल क्या है इसका? कनेक्ट करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन को और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को यूजिंग अ सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड विद मोर देन 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी। एप्लीकेशन अगेन मैंने बताया इसमें सबकी सभी आ जाता है जैसे कि आपका वेदर फोरकास्ट हो गया, जैसे कि प्रत्यूष को किया जा रहा है, ठीक है यूज़। हेल्थ एंड मेडिसिन हो गया, स्पेस एंड इंजीनियरिंग हो गया, एनर्जी एक्सप्लोरेशन में हो गया, डिफेंस एंड मिलिट्री में हो गया। तो ऐसी एप्लीकेशंस हो गई सभी में हो गई। इम्प्लीमेंट किसने किया कौन कर रहा है इसे? सेंटर फॉर ये जो मिशन है आपका नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। नेक्स्ट डिजिटल इंडिया RISC-V माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम मिति ने लॉन्च किया है DIRV प्रोग्राम और ये इनेबल करेगा क्रिएशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर्स इन इंडिया। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन क्या है? वियरेबल एप्लायंसेस में होंगी, स्मार्टफ़ोन्स में होगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड वियरेबल एप्लायंस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड डाटा सेंटर एक्सेट्रा। 2019 में क्वेश्चन आया था इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वियरेबल टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर अकम्प्लिश्ड बाय द वियरेबल डिवाइसेस। तो सारे आंसर थे इसके जैसे कि लोकेशन करने में आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, स्लीप मॉनिटरिंग करने में पर्सन की और असिस्ट करना हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन को। नेक्स्ट इज नेट न्यूट्रलिटी। ये है क्या? देखिए नेट न्यूट्रलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें बेसिकली बोला ये गया है कि एक ओपन इक्वल इंटरनेट दे आप सबको। कोई ऐसा आप पार्शियलिटी नहीं करेंगे डिवाइस पे, एप्लीकेशन पे और प्लेटफॉर्म पे, ठीक है? सारे कॉरपोरेशन जैसे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो ट्रीट करेंगे इंटरनेट डाटा और यूजर्स को इक्वली और रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे एक्सेस या स्लो नहीं करेंगे एक्सेस को किसी ऐप पर या किसी कंटेंट पे यूजर्स के लिए, मतलब कुछ यूजर्स के लिए कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी, ठीक है? तो इसको बोला है नेट न्यूट्रलिटी। अबाउट द ओवर द टॉप सर्विसेज, एक कंटेंट और सर्विसेज और एप्लीकेशन जो कि प्रोवाइडेड की जा रही है टू द एंड यूजर्स ओवर द पब्लिक इंटरनेट। इसे दो ग्रुप में क्लासिफाइज किया गया है। ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज में जैसे कि व्हाट्सएप टेलीग्राम और ओटीटी एप्लीकेशन सर्विसेज में जैसे कि आपका फेसबुक अमेजन एंड नेटफ्लिक्स हो गया। रिसेंटली इटसेट ने बोला कि ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को जो है वो फॉल अंडर नहीं होते किसमें? TRAI। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप TRAI के बारे में अच्छे से पढ़ ले और टीडी सेट के बारे में अच्छे से पढ़ ले, ठीक है? और ये वाला पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट। और इट डज नॉट रिक्वायर एनी परमिशन और लाइसेंस फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। और इन्होंने बोला है कि ये गवर्न होते हैं किसमें? आईटी रूल 2021 नोटिफाइड बाय द आईटी मिनिस्टर। नेक्स्ट इज 5G इकोसिस्टम। TRAI ने रिलीज किया है कंसल्टेशन पेपर ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू 5G इकोसिस्टम।
5 जनरेशन मोबाइल नेटवर्क बेसिकली 5G है। इट इज़ अ ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड आफ्टर पहले 1G आया था, फिर 2G, फिर 3G, फिर 4G, अब आ गया है 5G। प्राइवेट 5G को हम बोलते हैं कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क, और ये नेटवर्क वो नेटवर्क जो कि सेटअप कर रहा है सोनली फॉर अ फर्म ओन यूज एंड इट्स अ क्लोज्ड यूजर ग्रुप। एसेंशियली अ लोकल एरिया नेटवर्क दैट यूज 3 GBP बेस्ड नेटवर्क स्पेक्ट्रम। बेनिफिट्स क्या है इसकी? इट इम्प्रूव करेगा स्पीड को, एनहांस करेगा डाटा सिक्योरिटी को, कंट्रोल करेगा लेटेंसी एंड कस्टमाइजेशन। 3GPP है क्या? थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। इसने यूनाइट कर दिया 7 टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे बोला गया है क्या? ऑर्गेनाइजेशनल पार्टनर्स। 3GPP स्पेसिफिकेशन जो है वो कवर करेगा सेलुलर टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को, और इंक्लूड करेगा रेडियो एक्सेस, कोर नेटवर्क एंड सर्विस कैपेबिलिटी। करंटली जो है इसे 3GPP एक डिफाइनिंग स्टैंडर्ड है किसका? 5G का। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 3GPP डिफाइनिंग स्टैंडर्ड है 4G का, 3G का, तो किसका है ये? 5G का, ठीक है। डिपार्टमेंट 6G में पढ़ लेते हैं। 6G क्या हो गया? वैसे बात है 5G के बाद आ रहा है, तो 6G हो गया सक्सेसर ऑफ 5G। इसका एबिलिटी होगी कि वो यूज़ करेगा हायर फ्रिक्वेंसी को विथ ग्रेटर स्पीड और लोअर लेटेंसी। जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे ना आप जनरेशन में इंक्रीज करते जाएंगे ना, जनरेशन में उसी तरीके से उसकी स्पीड है वो इंक्रीज होती जाएगी, और लेटेंसी है वो कम होती जाएगी, ठीक है। जो लेटेंसी है वो आपकी क्या हो जाएगी? जनरेशन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है भारत 6G अलायंस, और ये क्या है? कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, कंप्राइज कर रहा है पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज, एकेडमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज फ्री स्पेस ऑप्टिकल communication, FSOC. This is very important alphabet under Project Tara। कौन सा प्रोजेक्ट? तारा। करंटली डिप्लॉय कर रहा है लाइट बीम इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन इंडिया, अफ्रीका एक्सेट्रा। प्रोजेक्ट तारा यूटिलाइज कर रहा है फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ये है क्या? एक आउटडोर ऑप्टिकल वायरस कम्युनिकेशन है। शॉर्ट डिस्टेंस OWC इज कॉल्ड लाइट फिडिलिटी, लाइफाई बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर शॉर्ट डिस्टेंस है जो ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, तो हो गया क्या? लाइफाई। लाइफाई यूज करता है लाइट को विद इन विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम टू इनविजुअल लाइट स्पेक्ट्रम टू ट्रांसमिट डाटा। लाइफाई वर्क करता है BLC पे, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन प्रिंसिपल पे। BLC जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है कितना? लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, किससे? फास्टर देन ब्लूटूथ, और कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस नहीं होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यही क्वेश्चन आया था आपका 2021 में। इन्होंने बोला था विद रेफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? BLC uses electromagnetic spectrum wavelength 375 to 718 नैनोमीटर। ठीक है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि ऑप्शन में क्या आ गया। उनके ऑप्शंस कुछ इस तरीके से थे, जिसको पता था कि BLC को लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन बोलते हैं, तो ये गलत था, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग रेंज नहीं बोलते हैं ना BLC को, शॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। लार्जली इंडोर बोलते हैं, इस तरीके से कुछ था वायरलेस कम्युनिकेशन। तो जिसको पता था कि सेकंड वाला ऑप्शन सही नहीं है, उसने वो उसको एलिमिनेट कर दिया था, और बाकी सारे ऑप्शन सही हो गए थे। थर्ड फोर्थ तो आपका पॉइंट सही है ही, ठीक है। वर्किंग सिमिलर है इसकी, OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो इज दैट द ऑप्टिकल बीम्स आर सेंट थ्रू फ्रीयर एयर इंस्टेड ऑफ OFC कोर, जो कि OFC कोर क्या यूज कर रही है? ग्लास फाइबर कर रही है। और जो आपका ये वाला OFC होता है वो आपका क्या कर रहा है? ग्लास फाइबर, जबकि ये क्या करती है? ऑप्टिकल बीम्स को करती है यूज्ड टू सेंड डाटा। एडवांटेज क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव होती है, क्विकली डिप्लॉयबल है, कैन ट्रांसमिट डाटा एट हाई स्पीड। मिलिट्री एप्लीकेशन होती है, लास्ट माइल एक्सेस, टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। अर्लियर अल्फाबेट ने भी ट्राई किया था कि वो डिलीवर करे इंटरनेट को थ्रू प्रोजेक्ट लून। प्रोजेक्ट लून पे आ गया है ऑलरेडी क्वेश्चन। यूटिलाइजिंग स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून फॉर इंटरनेट कनेक्ट। बैलून्स में कुछ इस तरीके से था कि जो आपके रीजंस होते हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं पहुंच रही है, तो बैलून्स की तरह कुछ ऐसा करना था कि जो कनेक्टिविटी इंटरनेट डिलीवर हो सके। स्टारलिंक सैटेलाइट ने डेवलप किया है स्पेस एफ, जिसने क्या है डेवलप किसने की है? स्पेस एफ ने की है, टू प्रोवाइड इंटरनेट टू रिमोट लोकेशंस। मैं सजेस्ट करूंगी आपको लाइफाई एंड वाईफाई में आप अच्छे से कंपैरिजन कर लीजिए, क्योंकि अभी 4-5 साल से इसमें कोई क्वेश्चन आया नहीं है, और 2016 में आया था ये क्वेश्चन, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है।
बेसिकली देखिए लाइ-फाई मतलब क्या लाइट कैरियर है, वाई-फाई में कौन है रेडियो स्पेक्ट्रम कैरियर है। लाइ-फाई वाइडर स्पेक्ट्रम को यूज़ करता है और इसका वाई-फाई का रेंज कितना है शॉर्टर है देन वीएलसी। लाइ-फाई चीपर है, वाई-फाई एक्सपेंसिव है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी दोनों में पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है। ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी है लाइ-फाई की 100 ऑफ टेराहर्ट्ज़ और वाई-फाई की है 2.4। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में पढ़ लेते हैं। रिसेंटली जो है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने डेवलप किया ओलेड मटेरियल, ठीक है। ओलेड है क्या? ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड एक फ्लैट लाइट एमिटिंग टेक्नोलॉजी होती है जो कि बनाई जाती है सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक थिन फिल्म्स बिटवीन टू कंडक्टर। जब इलेक्ट्रिक करंट अप्लाइड होता है तो एक ब्राइट लाइट एमिट होती है उनमें से। ओलेड डिस्प्ले करता है फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट पे, जिसे कर सकते हैं। एंड एमोलेड क्या होता है? एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड एंड सुपरा एमोलेड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होती है मोबाइल डिवाइसेस एंड टेलीविजन में। देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि एमोलेड और सुपर एमोलेड न्यूज में है, तो वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन एलईडी लैम्प से 2021 में आया था और मैं आपको फिर से आगे हमारी टेबल और टेबल है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए क्या है कंपैरिजन किया है इन्होंने। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एलसीडी फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओलेड एंड एमलेड पिक्सल टाइप के होते हैं, बैकलाइट डिस्प्ले होती है, ये सेल्फ एमिसिव होती है और सेल्फ एमिसिव ये भी होती है। लेड मेकअप मटेरियल क्या होता है? इसका इनऑर्गेनिक होता है और इसका ऑर्गेनिक होता है, इसका इनऑर्गेनिक होता है। ब्राइटनेस एलसीडी में बहुत हाई होती है, ओलेड में लो होती है और एमलेड में वेरी हाई होती है। लाइफ स्पैन लॉन्ग, शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग एंड रिस्पॉन्स टाइम स्लो, मीडियम एंड फास्ट। देखिए ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग पे ना ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। यूपीएससी हमेशा एक दो कदम आगे चलते हैं बट इट डजंट मीन कि क्वेश्चन नहीं आएगा। मान लो कोई क्वेश्चन दे दे उसमें एक ऑप्शन ओलेट पे दे दे, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे बोला है कि ओलेड डिस्प्लेस कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट। देखिए फिर से वो विजन ने वही किया। तो उन्होंने क्या किया कि यूपीएससी के आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन डाल दिए हैं आपके। तो यही जो बेनिफिट अब बच्चे बोलते हैं ना कि पीडी 365 कैसे पढ़े या मंथली करंट अफेयर कैसे पढ़े, तो यही बेनिफिट होता है अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से करे हैं या आपने पीडी 365 विजन आयस का अच्छे से किया है, तो आपकी चीजें बहुत सारी क्लियर हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेज आर पॉसिबल यूजिंग ऑलरेडी ये सारे ऑप्शंस में दे रखा है आपके। नेक्स्ट इज अदर इंपॉर्टेंट न्यूज मेटावर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एक ये क्या है? 3D इनेबल्ड वर्चुअल रियलिटी स्पेस है जो कि प्रोवाइड करेगा डिजिटल एक्सपीरियंस एज एन अल्टरनेटिव और टू अ रेप्लिका ऑफ द रियल वर्ल्ड। बस इतना ही पढ़िए। नेक्स्ट इज भरोस एक मेड इन इंडिया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डेवलप किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है और इसे डेवलप किया गया है अंडर द प्रोजेक्ट फंडेड बाय द डीएसटी और इट कम्स विद नो डिफॉल्ट ऐप। ये क्या मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब हो गया कि यूजर्स को फोर्स नहीं करना होना पड़ेगा टू यूज दिस ऐप दैट दे मे नॉट बी फैमिलियर विद और दैट दे मे नॉट ट्रस्ट। एंड इट ऑफर्स नेटिव ओवर द ईयर नोटा अपडेट जो कि हेल्प कर सकती है डिवाइस को सिक्योर करने में। एंड प्रोवाइड एक्सेस टू ट्रस्टेड ऐप फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक प्राइवेट ऐप स्टोर डिवाइस। नेक्स्ट है सिम कार्ड। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिम कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल कार्ड। सिम कार्ड होता क्या है? एक माइक्रोचिप होती है जो कि आइडेंटिफाई करती है सब्सक्राइबर को ऑन अ गिवन नेटवर्क। पता ही होगा आप सब लोग यूज कर रहे हैं। एंड इट इज अ मैंडेटरी फॉर अ मोबाइल फोन टू कनेक्ट टू एनी नेटवर्क। नेटवर्क को फॉलो करना होता है क्या? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन जीएसएम स्टैंडर्ड। अदर फंक्शन क्या होते हैं? स्टोर करती है इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स ओन आईडी नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी एक्सेट्रा। अभी क्या हुआ है रिसेंटली बोला है कि एक लेटेस्ट वर्जन आ गया है सिम का, दैट इज ई सिम, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सॉरी एम्बेडेड सिम। सेम हार्डवेयर ऑफ रेगुलर सिम कार्ड चिप बट अब क्या होगा? परमानेंटली एम्बेडेड पार्ट ऑफ द मदरबोर्ड ऑफ वॉच और स्मार्टफोन। ट्रेडिशनल सिम कार्ड की तरह ही होगी। ई सिम फंक्शन करेगी सेम वे, एक्टिंग एज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर टेलीकॉम ऑपरेट। फर्स्ट इसे 2012 में किया था। इसकी एबिलिटी क्या होगी? स्टोर कर सकती है मल्टीपल सिम प्रोफाइल एक अकेली ई सिम में। जैसे उससे क्या हो सकता है कि कोई भी पर्सन अपने स्विच कर सकता है कभी भी अपनी प्रोफाइल्स को इजीली विदाउट द नीड ऑफ एक्टिवेटिंग अ सिम रिपीटेडली और फिजिकली स्विचिंग कार्ड रिपीटेडली। गेट कीपर्स का पढ़ लेते हैं। देखिए 6 बिग टेक कंपनीज ने, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ना कि रिसेंटली जो है गेट कीपर न्यूज में था, किससे रिलेटेड है वो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या डिजिटल मार्केट से रिलेटेड है। जैसे कि एप्पल, अमेजन, अल्फाबेट, बाइटडांस, मेटा एंड माइक्रोसॉफ्ट।
इन्हें गेटकीपर बोला गया है। किसने बोला है? यूरोपियन यूनियन ने बोला है। गेटकीपर वो कंपनी होती है जो कि फेस कर रही है हाईएस्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी अंडर द डिजिटल मार्केट एक्ट ऑफ द EU। Next is Maya operating system OS, increasing cyber and malware attack on defense as well as critical infrastructure। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिप्लेस कर दिया है विंडो ओएस को, किससे? माया ओएस से। और ये बेस क्या होगा? न्यूज से, बेस्ड ऑन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म उबंटू। अनलाइक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, एवरीवन हैज द फ्रीडम टू एडिट, मॉडिफाई एंड रीयूज ओपन सोर्स कोड। इन एडिशन एक एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया गया है, चक्रव्यूह, इस सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए। वायरलेस वाइब्रेशन सेंसर की बात पढ़ लेते हैं। देखिए इजराइल डिफेंस फोर्स जो है वो यूज कर रही है वायरलेस वाइब्रेशन सेंसर्स टू आइडेंटिफाई क्या? अंडरग्राउंड टनल्स, जो भी इशू चल रहा है आजकल, पता ही होगा आपको, पैलेस्टीनियन इजराइल्स में। तो वायरलेस वाइब्रेशन सेंसर सेंड्स डाटा टू आवर योर सिस्टम विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स। किसका यूज हो रहा है इसमें? इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी का ही हो रहा है। और देखिए ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आपके आ चुका है 2023 में, एज इट इज क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसलिए इस वाला पढ़ लीजिएगा। एक्सेलेरोमीटर का यूज देखिए क्या है? it कैप्चर वाइब्रेशन डाटा विद द हेल्प ऑफ सेंसिंग कंपोनेंट लाइक एक्सेलेरोमीटर। देखिए इसलिए बोलते हैं कि यूपीएससी ना एक कदम आगे ही चलता है। अब न्यूज में आया, पहले आया होगा कहीं कभी किसी वर्ड में कुछ न्यूज में होगा, उन्होंने क्लिक कर लिया होगा और एग्जाम में दे दिया 2023 में। एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि इसको यूज करते हैं डिटेक्शन ऑफ कार क्रैशेस, कोलिजन जो कि रिजल्ट होते हैं डेवलपमेंट ऑफ एयर बैग ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंट फ्री फॉल ऑफ लैपटॉप, डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन, ठीक है, विच रिजल्ट इन रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन द पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम और भी वीडियोस लेके आएंगे आप लोगों के लिए। और सीसेट की स्ट्रेटेजी का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, आप उसको देखिएगा अच्छे से और फॉलो कीजिएगा। बस पढ़ते रहिए और